हेलो चलो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया मस्त। तो आज मैं आदित्यानंद आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में जो कि अपना फर्स्ट क्लास था उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, एक वर्ड यूज किया था इक्विलिब्रियम। फिर सेकंड लॉ के बारे में बताया था और बताया था सेकंड लॉ में F बराबर ma तब होता है जब मास कांस्टेंट होता है। और तो उसका जो बेसिक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही फोर्स होता है, उससे भी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और खूब सारा चीज आज धुआं उड़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए पेन कॉपी लेके। तो लेक्चर नंबर 2 में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे और खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे सेकंड लॉ के ऊपर। और अब न्यूटन्स लॉ में सिर्फ न्यूमेरिकल 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 ही है बेटा। तो अब 3-4 दिन सिर्फ एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल्स चलता रहेगा, ठीक है ना। तब अपन सारे वेराइटीज को कवर करेंगे। तुम लोगों को लगेगा कि जो लास्ट क्लास में कवर किया, देखो उससे क्वेश्चंस कितने आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हर एक चीज का वर्टिकल स्टडी कर दो, सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप कर लो। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं रिवीजन करवाना पसंद करूंगा लास्ट क्लास का। इसमें कि मैंने बताया था फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था कि न्यूटन ने जो ये फर्स्ट लॉ दिया वो एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे दिया। और वो बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। मतलब अगर कोई रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहना चाहता है, यदि इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो। तो फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, ये हमने समझ लिया। तो यहां से दो चीज हमने पूरा अच्छे से समझा था। कौन कौन सा? एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया को समझा था, बहुत ही बढ़िया बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। और दूसरा क्या समझा था जल्दी से बताओ? इक्विलिब्रियम वाले के लिए। इक्विलिब्रियम पे तो एक दो लेक्चर पूरा लेने वाले हैं अभी। जब सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लेंगे तब पुली प्रॉब्लम, ब्लॉक प्रॉब्लम सारे में, ठीक है। तो ये सब चीज को अपन एप्लीकेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स में कवर अप करेंगे। फिर मैंने बताया था कि सेकेंड लॉ, ये बड़ा ही खतरनाक चीज बताया मैंने। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और एक बढ़िया चीज सिखा दिया मैंने, ये P जो होता है वो m/v होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि ये है एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें v और m दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हमें नहीं पता कि कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्त? पक्का? यस सर। तो ये mv जो है इसमें कोई एक कांस्टेंट कोई एक वेरिएबल हो सकता है। अब यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं, देखना। इसी को मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, ये m को बाहर कर लिया और इसे हमने लिख लिया dv/dt, ठीक। और प्लस ये v को बाहर किया और इसे हमने लिख लिया dm/dt। वो कितना इंटरेस्टिंग बात समझ में आया है कि नहीं? तो फोर्स का दो चीज और हमने सीखा, m dv/dt और v dm/dt। अब हमें इसके आगे देखना है। तुम लोगों को लग रहा होगा सर इस पे इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं? पता है कभी भी नीट में, जेई मेन में इससे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार नीट में और जेई मेन में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा। अभी देखना पीवाईक्यू के थ्रू दिखा देता हूं, राइट। अब यहां से कुछ और जबरदस्त चीज मैंने बताया था, एवरेज फोर्स के भी बारे में बात करी थी, है ना बेटा। तो ये जो रिवीजन अपन कर रहे हैं ये इसलिए ताकि तुम्हारे सारा चीज दिमाग में आ जाए। ओके। फिर मैंने बताया था कि एफ एवरेज कभी भी निकालना है, एफ एवरेज। तो अगर मास कांस्टेंट है मेरे भाई तो m, और ये डेल्टा v/Δt को अपन यूज करेंगे, और इससे भी क्वेश्चंस आता है, ये भी बताया था मैंने। अब यहां से थोड़ा और बेहतर चीज निकालते हैं, चलिए देखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से तुरंत से निकल सकता है, तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, फिर अपन धुआं धुआं उड़ाएंगे न्यूमेरिकल्स का। कौन सा चीज आप पढ़ाने के मूड में हो सर? एक चीज होता है कॉल्ड इम्पल्स। क्या होता है? इम्पल्स। ये यहीं से आता है, देखो इम्पल्स। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आता है इम्पल्स। इम्पल्स कहां से आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आता है। कहां से आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आता है। तो इसको जरा सा पढ़ते हैं, इस पे भी खूब सारे क्वेश्चंस बनता है। चलो आ जाओ, एक्शन में आ जाओ फटाफट से। ओके सर, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी। अभी मैंने तुम्हें तुरंत बताया है कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है सपोज करो,
एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एफ, तो ये क्या करेगा, इसके मोमेंटम में चेंज लाएगा और वही एफ के बराबर होगा। तो सपोज करो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यू आई से चल रहा था मान लो, और थोड़ी देर के बाद ये फोर्स लगने के बाद क्या हुआ, इसका फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो वी हो गया, वी हो गया, है ना। तो यू आई का वैल्यू जो है वो यू है मान लो, है ना, और फाइनल वेलोसिटी वी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताना। सर आपने अभी तुरंत सिखाया, ये फोर्स जो लिखोगे आप वो लिखोगे एम और dv बाई डी टी। हाँ सर यही बताया आपने। अब देखो कितना महत्वपूर्ण चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एम dv बाई डी टी, मानते हैं मास कांस्टेंट है तब ये चीज। अब ये जो चीज है इसको जरा सा देखने की कोशिश करो, इसको एफ और डी टी को इधर कर देता हूं मैं, एफ और डी टी को इधर कर देता हूं, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर, ये है एम डी वी। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, जरा ध्यान से देखना, तो इसे भी इंटीग्रेट कर दूंगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो m तो कांस्टेंट मैंने माना है, मास क्या है अभी हमारे लिए कांस्टेंट है मान लेते हैं, तो ये m इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा। अब ये v का इनिशियल वेलोसिटी v है, और इनिशियल u है और फाइनल v है। जब स्टार्ट किया तो टाइम मान लो, टाइम इनिशियल जो है वो 0 है, टाइम फाइनल जो है वो t है। इसको जब तुम सेट करोगे पूरा का पूरा तो क्या निकल के आता है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या निकल के आया। इसको जब तुम सेट किए तो ये हो गया m बाहर, और dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और इसमें लिमिट पुट किए u टू v, तो ये क्या निकल के आ गया m e माइनस u। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, देख रहे हो ध्यान से, पक्का का पक्का, यस। तो मास चेंज इन वेलोसिटी, इसको अगर मैं थोड़ा सा और एलिबरेट करूं तो ये m इंटू वी लिखूंगा मैं, हाँ लिखो सर, और ये m इंटू यू लिखूंगा मैं, हाँ लिखो सर। ये क्या है अब इसको समझते हैं, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एफ टी हो जाएगा, एफ इंटू टी हो जाएगा अगर 0 से t तक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम और वो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो एफ टी के बराबर होता है, और इसी को दुनिया बोलती है इम्पल्स, इसी को दुनिया क्या बोलती है, इम्पल्स। तो कभी भी अगर मुझे इम्पल्स वर्ड यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ, इम्पल्स, इसको जे से डिनोट करेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डेल्टा पी के बराबर है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, चेंज इन टर्म, और यही किसके बराबर है, एफ इंटू टी के बराबर है। तो जे को हम ऐसे लिख देते हैं, एफ डी टी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होता है, अगर फाइनाइट टाइम के लिए है तो टी लिख लेना, छोटा सा टाइम के लिए तो एफ टी टी लिख लेना, और यही किसके बराबर है, जल्दी से बताओ, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने एक और बता दिया मैंने। इम्पल्स एक्चुअल में क्या है, ये एफ और टाइम का प्रोडक्ट है और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इसके ऊपर भी खूब सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम की तरफ होगा, और ये फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये बराबर वेक्टर्स हैं तीनों, देख रहे हो ना, ये तीनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। तो इक्वल वेक्टर तब होता है जब सबका डायरेक्शन बराबर होता है। तो यहाँ देखना, मोमेंटम के डायरेक्शन में नहीं होगा चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है इम्पल्स का डायरेक्शन, लिख लो इसे, और फोर्स के भी डायरेक्शन में होता है। इसके ऊपर अपन अब सारे चीजों को पढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं, और एक कॉन्सेप्ट जो है वो अभी मेरे दिमाग में और आ गया है, तो पहले एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ के एक दो कॉन्सेप्ट्स की और तैयारी करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट है जरा उसके बारे में बात करता हूं। अभी मैंने बताया था कि न्यूटन्स का जो लॉ है वो एक्चुअल में जो लॉ है वो एम वी का जो डिफरेंशिएशन है वो है, क्योंकि मास कांस्टेंट होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो, ये सिखाया था। अभी तुम और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ाऊंगा मैं उसी चीज को लेके, तो एक तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं। अगर 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 कभी कभी क्या होता है, ये जो मास है वो वेरी होता है, मास जो होता है वो वेरिएबल होता है, कभी कभी वेलोसिटी वेरिएबल होता है, दोनों में से कोई चीज वेरिएबल हो सकता है या दोनों वेरिएबल हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, F इज इक्वल टू डी,
mv/dt इसका बहुत ही बेहतरीन यूज, बहुत ही बेहतरीन यूज है। इसको देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट पे आऊंगा और फिर मैं तुम्हें सारा चीज बताऊंगा और एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, लैम्डा। लेकिन ये मैंने लिख लिया अपने, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कुछ कुछ। तो ये क्वेश्चन देखो खूब आया हुआ है जेईई में, नॉन नीट में खूब आया हुआ है। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन तुम्हें कभी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैंने बोला क्रिकेटर कैचेस अ बॉल of mass 150 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब कोई क्रिकेटर ने बॉल मारा और ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा है सपोज को, और ये आया और तुम हाथ में इसको कैच करना चाहते हो, ऐसे ही करते हो। तो याद है कैच करने के टाइम पे तुम क्या करते हो, ऐसे बॉल को लेके ऐसे करते हो, याद है? ऐसे रखने लगते हो तो एकदम से टक्कर मारता है, हाथ में दर्द होता है, चोट लगता है और बॉल तुम फेंक देते हो। ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन है ये तो। क्रिकेटर जब तुम बॉल को कैच करते हो तो ये ऐसे करते हो। ये क्यों करते हो? वो टाइम गैप को बढ़ाने के लिए करते हो, डेल्टा टी को बढ़ाते हो। इससे फोर्स, फोर्स जो तुम्हारे पास निकल के आया है अभी, वो एम डी वी बाई डी टी है। यही तो बताया है सर। फोर्स क्या है? देखो फोर्स क्या है, यह एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। देखो यहाँ पे एवरेज फोर्स यहाँ से निकल के आएगा। जब डेल्टा टी को तुम बढ़ाने लगते हो तो फोर्स घटने लगता है। पता है कि नहीं समझ में? क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीज को अगर तुम बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? अरे घटेगा सर, इसमें कौन सा बड़ा बात है। आया बात समझ में? तो बॉल को जब तुम कैच करते हो तो टाइम गैप बढ़ाते हो। ये टाइम गैप क्यों बढ़ाते हो? इसके बढ़ाने से ये डिनोमिनेटर में अगर कोई बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो इसका जो मेन वैल्यू है वो घट जाता है। फोर्स घटता है तो तुम्हारे हाथ में चोट लगता है। आया बात समझ में? ये एक फिजिक्स भी हम समझिए यहाँ से। मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। बोला कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? बोला टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैच। अब ये 0.1 सेकेंड है क्या एक्चुअल में? वो ऐसा नहीं है कि बॉल आया और तुम्हारे हाथ में लगा, ऐसे जो किया वो है 0.1। अब कितना मजा आया होगा तुम्हें ये बात समझने में। सर m का वैल्यू 150 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। एसआई में, क्योंकि आंसर न्यूटन्स में है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना का टेक्निक है ये, कि 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना। मैं तुम्हें बेसिक मैथ्स में बताया है, मिली सेंटी ग्राम डे का हेक्टो किलोग्राम से कन्वर्ट करने का टेक्निक है। ठीक, बोला टाइम टेकन, ये हो गया। डेल्टा वी क्या होगा? अब बॉल को जब तुम कैच कर लिए तो रुक गया ना फाइनली, तो डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। इनिशियल कितना है? 20। और डेल्टा टी कितना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 0.1। सॉल्व कर लो। देखो ये नेगेटिव में क्यों आया, कि जब तुम कैच कर रहे हो तो तुम्हारा हाथ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और वो नीचे की तरफ लगा रहा है, तो ये तुम्हारा फोर्स कैलकुलेशन की बात कर रहा है। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है। वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, वो ये माइनस बताने की। तो ये हो गया सर 150 इंटू 10 का पावर -3 को लिख देता हूं मैं 1/1000। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ -20, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1 का पॉइंट उड़ा तो 10। देखो सारा कैलकुलेशन हो गया। अब ये खबाज 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 टकाक 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 3 0 पट गया। अच्छा यहाँ पे माइनस लिख ही दिया, तो ये क्यों लिख रहा हूं मैं? ठीक है ना, तो यहाँ का माइनस को हटा देता हूँ, वो वाला माइनस ठीक है। अब ये हो गया फाइनली कितना? यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2, तो 30, और ये हो गया 30 न्यूटन का फोर्स माइनस का। ये फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द बॉल है, फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द बॉल है। इतना ही अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ, उतना ही फोर्स बॉल आदमी के हाथ पे लगा रहा होगा। तो एक्चुअल में ये एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट होता है। जब आदमी ने हाथ से फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, बॉल ने हाथ पे लगाया, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट होता है, जिसका मैं अभी एग्जांपल कोट करता हूँ, वो मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ। आया मस्त वाला? मजा आया तुम्हें लोगों को? हाँ सर सही बात है। यहाँ पे तुमने क्या किया? अपने बॉल को क्या किया? कैच कर लिया। हाथ में बॉल आ गया। ठीक है, बिल्कुल मजा आया सर। आंसर हो गया 30 न्यूटन। देखो एवरेज फोर्स के बेसिक डेफिनेशन आया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो इसको। बोल रहा है अ बैट्समैन हिट द बॉल ऑफ 0.15 kg, पास मिल गया तुम्हें। ओके, स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। वो 10 से आया और 10 से गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब तुम्हें मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करता हूँ तो सोचो कि ये वाला डायरेक्शन है, देखना मजा आएगा तुम्हें। तो बताओ तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना आया है, डेल्टा वी का वैल्यू कितना है यहाँ पे जल्दी से बताना तो तुम सारे लोग। डेल्टा वी का वैल्यू कितना आया, अगर कोई चीज 10 से आया 10 से गया तो डेल्टा वी कितना आया। तो आंसर में जीरो रहता ना तो बहुत लोग तुरंत बोल देते हो जीरो, लेकिन होता क्या है समझना, ये 10 से अगर आया है और 10 से अगर गया है तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, 10 से गया है ना और 10 से आया, यहाँ पे एक्चुअल में ये वेक्टर होता है, यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व है। आया बात समझ में, क्या है, डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो सपोज करो इस डायरेक्शन अगर मैं आई कैप लिख देता तो मैं लिखता क्या, फाइनल -10 आई कैप और ये माइनस फॉर्मूले का और 10 आई कैप इनिशियल वाला। ये बात समझ में आया, एक्चुअल में चेंज में डबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि सेम चीज में आया और बाहर चला गया। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आया, स्पीड कांस्टेंट है। मस्त वाला मजा आया तुम्हें, ये फाइनल है सर इधर की तरफ वाला और ये फॉर्मूले का है, फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखते हैं ना अपन, उसका ये माइनस है सर। अच्छा तो ये माइनस और माइनस हो गया -20 आई कैप, देखो क्या जबरदस्त देखा डेल्टा वी का वैल्यू। तो बोल रहा है द बॉल मूव्स लीनियरली, ओके, देन द इंपल्स इम्पार्टेड ऑन द बॉल। अभी तुरंत क्या बताया मैंने कि इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। m इंटू डेल्टा वी से हम निकाल लेंगे तुरंत से, डेल्टा वी हमने निकाल रखा है और m 0.15 kg है तो लिखो 0.15 kg और इंटू 20 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, निगेटिव साइन नहीं है, तो मैं एक्चुअल में इसका क्या मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। ये पॉइंट उड़ा दिया तो यहाँ पे 100 हो गया, ये हो गया 5 जा 25 जा 100 होता है ना, 20 पंचे 100 और 5 से 3 से 15 हो गया कितना 3। इंपल्स का यूनिट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मास केजी पर सेकेंड है, रहे हो ना, चेंज मोमेंटम का जो होगा इसका यूनिट, या फिर ये भी लिख दो एफ इंटू टन सेकेंड भी इसका यूनिट होता है, क्योंकि फोर्स यही तो बताया अभी तुरंत मैंने, एफ डी टी जो होता है वही होता है एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के, है ना दोस्त। यस सर बहुत ही बढ़िया, और इसी को दुनिया क्या बोलेगी जल्दी से बताओ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यही चीज तुम्हें समझ में पूरा अच्छे से आएगा। ये क्या है, फोर्स न्यूटन और ये सेकेंड, इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड भी होता है और इसका यूनिट क्या होता है, यहां से केजी मीटर पर सेकेंड भी, ये दोनों सेम चीज है, याद रखना। ओके सर, तो 3 वाला आंसर हो जाएगा। देखते जा रहे हो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन मोमेंटम को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन मोमेंटम अभी तो लीनियर वाले में बता दिया, अब एंगल वाले में भी बताऊंगा और सारे कुछ को भी टैकल करेंगे, न्यूमेरिकल्स के थ्रू करवा रहा हूँ कि फिजिक्स का जो आत्मा है ना वो न्यूमेरिकल में है। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं, कल तो फॉर्मूला सिखा दिया बहुत अच्छे से, एम डी वी बाई डी टी सब, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो क्या तुम कर पाते, बताओ मुझे। सोचते टाइम लगता, लेकिन तब तक तो जो प्रैक्टिस में होगा वो कर लेगा, तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर रहे हैं। अगला देखेंगे, ये देखो बहुत अच्छा, लोगों को अब समझ में आएगा। देखो 2008 में पूछा एनसीईआरटी का एग्जाम, बोल रहा है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट वही होता है जो मैंने कल बताया था तुम्हें कि इस तरीके से कुछ बेल्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, कुछ मान लो बेल्ट ऐसे लगा रहता है और ये घूमता रहता है और छोटे छोटे व्हील्स भी लगे रहते हैं यहाँ पे, और ये है कन्वेयर बेल्ट। ओके दोस्त, ये है कन्वेयर सर। अब यहाँ से यहाँ तक बेल्ट लगा हुआ है, देखो ये ऐसे बेल्ट लगा हुआ है, इससे कनेक्ट करो, इसे कनेक्ट करो, कन्वेयर ये कनेक्टेड होता है पूरा, ये हाँ सर एकदम। अब ध्यान रखना 12 मिनट, और इस तरीके से वो रोटेट करता रहता है, देखियो ना, यहाँ पे बेल्ट है, ये बेल्ट पूरा फील्ड है, ऐसा नहीं है कि खाली होता है, ये पूरा किसी ने बेल्ट का होता है, ब्लैक कलर का ऐसे लगा रहता है, तो फिल करने के चक्कर में मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, समझ गए इसको फिल। मान लो ये मैंने बेल्ट के ऊपर क्या किया, सैंड गिरा दिया, अब देखो क्या मजा है, बोल रहा है द फोर्स
अच्छा, sand is being dropped on a conveyor belt एट अ रेट m kg पर सेकेंड। यूनिट पे ध्यान दो बच्चा, यूनिट पे ध्यान नहीं देता, यूनिट पे ध्यान दो। ये kg पर सेकेंड है, ये है क्या? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, dm बाई dt का वैल्यू है। मास के लिए kg लिखा, हाँ, और टाइम के लिए सेकेंड लिखा। क्वेश्चन वालों ने ये दिया तुम्हें dm बाई dt, यानी कि मास चेंज, वो जो गिर रहा है उसका रेट ऑफ चेंज है वो m। बोल रहा है द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी v। वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे दोस्त, वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोल रहा है, जल्दी से बोला, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग। अब इस बेल्ट को लगातार मूव करते रहना है, तो मास डालेंगे तो इसको दिक्कत हो रहा होगा, तो एक मशीन का जो पावर है वो फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई करके इसको नचाने की। देखते हो कभी हम लोग गांव में बोलते हैं लोड बढ़ गया है मशीन में, वो बहुत ज्यादा मशीन से धुआं निकलने लगता है, आवाज चेंज होने लगता है मशीन का, वही पावर जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। मशीन का जो पावर जनरेशन है वो बढ़ जाता है। पावर क्या होता है? एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर, जो पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। लेकिन यहां समझना फोर्स होता क्या है। फोर्स होता है डी एम वी बाई डी टी। और कल क्या पढ़ाया, अभी तुरंत क्या पढ़ाया कि या तो मास कांस्टेंट हो सकता है तो एम डी वी बाई डी टी होगा, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है तो वी डी एम बाई डी टी होगा। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? इस पर्टिकुलर सिचुएशन क्वेश्चन क्लियरली स्टेट किया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? जीरो। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? जीरो। ये जीरो हो जाएगा और ये वी डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो एक्चुअल में फोर्स जो होगा वो वी डी एम बाई डी टी होगा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी एम बाई डी टी एम के बराबर है, तो ये एम वी हो जाएगा। इसका यूनिट न्यूटन ही आएगा, न्यूटन ही आएगा। देखो कितना मजा आया। क्या तुम्हें समझ आया कि जो बताया था उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, फोर्स का कैसे फील आया तुम्हें कि फोर्स क्यों लग रहा है? मास बढ़ रहा है। तो अब कोई चीज इजी में तुम जा रहे थे, मास बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए उसे फोर्स की आवश्यकता पड़ गई, तो आंसर हो जाएगा एम। अब ये चीज को जब तुम कर करके पढ़ोगे, फील करोगे, ये ऐसे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मास अगर बढ़ रहा है तो मशीन का पावर ज्यादा लग रहा होगा, और वो पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी से आ रहा होगा। तो ये जो फीलिंग आ रही है ना अंदर में, ब्लड सेल के अंदर में, वो तुम्हें लर्न करवा रहा है स्किल्स को लंबे टाइम तक, और ये तुम्हें समझ में आया होगा कि ऐसा कैसे होता है। देखो ना तरीके का चीज कैसे होता है। कभी देखो कि बहुत कोई चीज मूव कर रहा होता है और कोई बहुत बड़ा चीज एकदम से ऊपर से गिरता है, थोड़ा वो रुक जाता है, एक्चुअल में उसका वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है? ये जो मास बढ़ा उसके चलते उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता थी, वो फोर्स लगा नहीं पाया, इसीलिए वो रुक जाता है। कभी कभी नहीं देखे हो ऐसे, तुम घर में ही करो। एक मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था अभी, दर्श के खिलौना को ऊपर ऐसे चला दिया, और ऊपर से थोड़ा मैं सोच रहा था कि एक बड़ा सा बॉल को ऊपर से धक्का दिया, एकदम से जाकर बॉल चिपका भी अगर या उससे टकराया भी तो बहुत स्पीड कम हो जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वहां पे जो गाड़ी है उसको फोर्स देने के लिए इंजन नहीं है, यहाँ पे था। इसी सब कॉन्सेप्ट को महसूस करो, न्यूटन्स लॉ बेस है पूरा फिजिक्स का। एक नए डायमेंशन पे फिजिक्स, यहाँ से तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूं मैं, और देख लो सामने ये क्यों है मेरे दोस्त। इसको फील नहीं करो तो मिस्टेक करते रहोगे। चलो अगला, ये कितना बढ़िया नीट का पी वाई क्यू। ये नीट का पी वाई क्यू है, ईयर मुझे याद नहीं है। लोग सोचो ये क्वेश्चंस अगर आ जाता है तो बच्चे कितने परेशान होने लगे। बोल रहा स्पेस स्पेस स्विफ्ट स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट। इंटरप्लेनेटरी डस्ट का क्या मतलब है कि जब तुम जैसे अभी तुम चंद्रयान वगैरह देखे थे तो देखे थे ना, वहां पे खूब सारा गड्ढा डस्ट ये सब रहता है, वही है इंटरप्लेनेटरी डस्ट। स्पेसशिप जब रखने गया तो वहां का डस्ट वस्ट को उड़ा रहा है ना, वही बोलने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन बच्चा ये अगर देखा क्वेश्चन नीट में ना, तो ऐसे ही बुखार आ जाएगा, छोड़ के आ जाता है। टैकल करना आना चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, मजा आएगा यार फिजिक्स, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये सब समझो बात को। स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट, चंद्रयान मान लो अपना लैंड किया चंद्रमा पे मान लो, तो वहां पे मून पे लैंड किया तो क्या हुआ? वहां का जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल, उसको हटाएगा ना यार, वही बोल रहा है ये। कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ते ही बच्चा का हालत खराब हो जाता है।
एज अ रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेस। मास हटाया तो कुछ मास आ गया स्पेसशिप के ऊपर, और फैलाते रहते तो मास नहीं आता। ऐसे कुछ लोग ऐसे हेलीकॉप्टर आ जाए तुम्हारे घर के बगल में, तो पास एकदम तेज हवा धुआं धक्कड़ आ जाए तो पूरा का पूरा पार्टिकल्स वगैरह तुम्हारे बॉडी के ऊपर नहीं आ जाएगा, वैसे ही स्पेसशिप के ऊपर आ गया होगा, ठीक है ना। तो मास किस रेट से बढ़ रहा है वो देखो, कि वो पार्टिकल लगातार आ रहा होगा, तो रेट बता दिया उसने डीएम बाई डी टी। इंटरेस्टिंग चीज समझ आया देखो, यह है बी वी स्क्वायर, फिर v इज द वेलोसिटी। ये t फंक्शन ऑफ टाइम है, इससे लोड मत लिया करो, t फंक्शन ऑफ टाइम है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, लिख लो, ठीक है बिल्कुल। मतलब यार vt इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी। उसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इसने बात करी। अभी क्या सिखाया मैंने, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास कौन सा, उसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे। तो फोर्स के बारे में अभी तुरंत बात किया है मैंने, क्या, जब यहां बोला एक इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी की बात उसने करी। इस वेलोसिटी के टाइम पे फोर्स जो होगा वो v dm बाई dt होगा। सर आप m dv बाई dt की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में नहीं है, वेलोसिटी जब v है तभी निकालना है। जब वेलोसिटी v है तब जो मास का चेंज है वो दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट पे dm बाई dt दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है उसका हमें पता नहीं है, तो वो हमारे लिए इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट है, इसलिए दूसरा वाला चीज नहीं। आया बात समझ में, जैसे पीछे वाले में दोनों को देख के इसको हटाया था, वही बात कर रहा हूं फिर से मैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट हम मान रहे हैं, क्योंकि बोला है इसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर v है उसी टाइम पे बताओ, उसी टाइम पे वेलोसिटी v है तो एक्सेलरेशन बताना है, तो हमारे लिए v टाइम के। अब ये चीज हो गया तुम्हारे पास। अब मुझे dm बाई dt का क्वेश्चन में ये दे रखा है वैल्यू, और ये v दे रखा है, तो ये हो जाएगा वी वी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, बी वी स्क्वायर और ये क्यूब और ये मास। तो कितना इजी में आंसर आया देखो, यहां से ये f का वैल्यू हो गया बी वी क्यूब, और ये m का वैल्यू हो गया, जल्दी बताओ, एम टी। यहाँ पे वी टी लिख सकते हो, ये सब जो भी है वी टी का होल क्यूब लिख सकते हो। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम होगा, इसीलिए सब में लिखा है मास इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। आया बात समझ में, इसीलिए माइनस ये चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। आंसर क्या होगा, बी वी क्यूब बाई एम टी, और कहीं पे है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। और माइनस क्यू, मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाई क्यू वगैरह में है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, क्या जाएगा, में सारे वेराइटीज को कवर करना होगा। अब एक और बढ़िया चीज दिखाता हूँ, जब डीएम बाई डी टी की बात ही कर रहे हैं, एक चीज और पढ़ा ही देता हूँ। समटाइम्स क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कोई पाइप है, जैसे गांव में फार्मिंग वगैरह के लिए लोग ना ऐसे वाटर पंप यूज करता है। यहाँ पे जमीन के अंदर में पूरा लगता है, एक मशीन लगा रहता है यहाँ पे, और मशीन क्या करती है, यहाँ से जमीन के अंदर से सारा पानी को निकाल निकाल के ऐसे फार्मिंग के लिए ऐसे फेंक रहा होता है ना, प्रॉपर स्पीड। तो मान लेते हैं फार्मिंग के लिए जो यहाँ से स्पीड ऑफ वाटर है वो फिक्स कर दिया है, क्या है, वी है, वी स्पीड से, और ये ए एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से वी स्पीड से जो है वाटर इजेक्ट हो रहा है मान ले, ओके, वेलोसिटी से। ए एक्सेलरेट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि जब ये वेलोसिटी से निकाल रहा होता है तो मास इजेक्ट कर रहा होगा, सही बात है, मास इजेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये जो मास जो इजेक्ट हो रहा है उसका रेट पता है, मान रेट क्या है, मतलब हमें पता है लैम्डा, मास पर यूनिट मास डेंसिटी। एम क्या लैम्डा क्या है, लियर मास डेंसिटी। तो होगा क्या, किसी भी पर्टिकुलर टाइम एक स्मॉल टाइम dt पे, एक स्मॉल टाइम dt पे यहाँ से मान लो ये जो फ्लूइड पास हो रहा है वो इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन का dx डिस्टेंस को कवर कर रहा है dt टाइम पे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। किसी dt टाइम पे ना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा होगा, क्या ये बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकल रहा होगा, जरा ये बता सकते हो।
यदि रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ये जो है ये जो है ये रो मान लो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी चीज निकाल रहा है, तो जनरली फार्मिंग की बात कर दी तो पानी निकाल रहा होगा। यहाँ पे भी ये जो निकाल रहा होता है ना, क्या आगे हाथ रख के देख, बहुत तेजी से धक्का मार रहा होता है कि नहीं, पानी बहुत तेजी से एकदम निकल रहा है, उसके सामने हाथ रख के देखो तो हाथ बढ़ा देगा, बहुत तेज, बहुत पानी का भाई साहब, वो जो देखे हो कार वार को साफ करते हुए देखे हो, वो पानी का इतना तेज प्रेशर होता है, उससे कितना से कितना डस्ट निकाल देता है, बहुत तेज तेज मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता है वेलोसिटी डाल के। वो जो हाथ के ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ रो एंड वी, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये दो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बन आया। बात समझ में, हमारा पर्पस क्या है, ये जो जेट पंप से वाटर निकल रहा है के सामने हाथ लगाएंगे तो फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हम निकालना है। व्हाट इट मेरे दोस्त, यस सर, चलिए फोर्स का वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो समझना फोर्स होता क्या है सर, डी एम वी बाई डी टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी, तब हम बात कर रहे हैं तो तब हमें डीएम बाई डी टी निकालना पड़ेगा। यस, अब हमें वेलोसिटी जब v है हमें डीएम बाई डी टी निकालना पड़ेगा सर। अब कंसर्न है कि मास क्या होगा, तो मास क्या होता है जल्दी से बताओ। तो तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ था या नहीं बताया तो अब सीख लो, मास बाय वॉल्यूम ये होता है डेंसिटी के बराबर। कभी भी मास निकालना है तो क्या करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखना। और वॉल्यूम क्या होता है वो भी याद रखना। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा होता है, मैंने बताया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। जैसे मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो है दोस्त। तो वॉल्यूम किसी भी चीज का इस दुनिया में क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ होता है। देखो कितना मजा, किसी चीज का वॉल्यूम मान लो क्यूबॉइड का है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा एल इंटू बी और ये वाला एच तो एल बी एच हो जाएगा। अगर क्यूब का है तो ये एल इंटू एल एल स्क्वायर और इंटू एल एल क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम किसी भी चीज का इस दुनिया में जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और ये लेंथ कितना कवर किया dx। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को, इसको वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो जल्दी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा मास हो गया है। देखो ये मास हो गया हमारा। इसके आगे क्या लिखना है, डी लिखना है तो लिखता हूं मैं, ओके। नीचे क्या लिखना है, डी टी लिखना है, डी टी लिखता हूं मैं। अब क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी लिखा दो। ये वी डी एम बाई डी टी तो है सर, और यही क्या निकल रहा है हमारे लिए, ओ अब याद करो वो दिन जब सिखाया था, अगर ये यहाँ से x डिस्टेंस और ये dx डिस्टेंस dt टाइम पे कवर किया तो x बाई dt तो v होगा ना मेरे दोस्त। हाँ सर, आपने बार बार बताया है, अगर ये दूरी x है और ये वाला dx जो है वो dt टाइम पे कवर किया है, इस पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा छुटकी सा वो dx बाई dt के बराबर होगा। तो इसको जब तुम देख रहे हो सॉल्व करने वाली बारी, ये v तो अलग आ जाएगा, ये रो अलग आ जाएगा, ये a अलग आ जाएगा और ये हो जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt को ही दुनिया बोलती है v। ये क्या हो जाएगा, रो v रो a इंटू, ये देखो कितना मजेदार सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। फोर्स क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, रो a बाय, वेरी वेरी, देखो ध्यान से, वेरी वेरी, वो a आया मजा। इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बने, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पे आता है। एक है से v वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, रो डेंसिटी का, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, बताओ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता होगा। आंसर याद रखोगे बिल्कुल पक्का। अब एक कॉन्सेप्ट और, कॉन्सेप्ट हम लैम्डा लीनियर डेंसिटी पे सेट कर सकते पक्का। चलो तो मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, फिर ये कॉन्सेप्ट सही बना रहे हैं, यहीं पे देखो तुरंत से हम बढ़िया चीज निकाल देते हैं। फिर से एक और बढ़िया चीज निकाल रहा हूँ। देखो ये सब तो समझा ही दिया है, वॉल्यूम वॉल्यूम ये सबको हटा देता हूँ, फिर मैं बार इस सबको क्यों रखूंगा। ठीक है, ये बता दिया dx बाई dt है, रो डेंसिटी वाला चीज को अब मैं यूज नहीं करके लैम्डा को यूज करने के मूड। तो चलो सर ये सब हटाओ। ओके, अब कंसर्न क्या है कि लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर मास डेंसिटी मेरे। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं,
यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट 1 पे ऊपर फेज से किया, तो डेंसिटी के टर्म्स में रिजल्ट निकाला रो ए। अब मैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल रहा हूँ, लीनियर मास। ओके दोस्त, तो लैम्डा होगा क्या, वो देखो लैम्डा क्या होगा। लैम्डा होगा सर लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ, होगा डीएम बाई डीएक्स। अच्छा, इससे डीएम तुरंत से निकल जाता है ना, लैम्डा डीएक्स। अब अगर मैं इस डीएम का वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखूं, तो फोर्स को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वो देखो, जी एम वी बाई डी टी। हाँ सर, अब ये v बाहर कर दिया और ये m के बदले लैम्डा dx लिखूंगा, हो जाएगा v बाहर और यहाँ पे d और लैम्डा dx बाई dt। बहुत शानदार। अब देखो मजा आएगा तुम्हें, ये लैम्डा बाहर v बाहर, तो v लैम्डा बाहर और ये हो जाएगा dm बाई dt। क्या बोलते हो, अरे वाह 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 क्या बात है, सॉरी 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 माय बैड, इस बार dx बाई dt है, x चेंज हो रहा है और dx बाई dt अभी तुरंत क्या समझाया, ये v के बराबर होगा। तो देखो ये दूसरा आंसर बता दिया मैंने, लैम्डा वी स्क्वायर। अगर इसका यूनिट चेक करो, फोर्स का यूनिट आ जाएगा। अगर लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास बाय लेंथ है, तब जो इसके ऊपर फोर्स होगा उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, हो जाएगा लैम्डा वी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। यूनिट चेक करो, यूनिट चेक करके देखो तो मिल रहा है फोर्स की नहीं। लैम्डा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास का यूनिट होगा मास, और लेंथ का क्या होगा, जल्दी बताओ। मास का केजी लिखो, केजी लिखो तब तुम्हें समझ में आएगा। केजी, लेंथ का क्या होगा मीटर, वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर। देखो मस्ती भरा गेम आया, तो यहां से समझ में आया, मीटर मीटर खत्म हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, केजी मास है, ये क्या निकल के आया फोर्स। बात समझ में आई, ये एक्चुअल में क्या है, फोर्स का यूनिट है, न्यूटन है, ये न्यूटन है, क्योंकि ये आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और ये मास, ये क्या हो जाएगा फोर्स को करेगा, जो कि लैम्डा वी स्क्वायर। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स देखो, इतना छोटा सा चीज है, बट इस पे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूं मैं, जो मैं करवाऊंगा भी। सारी चीजों को जहन में बैठते रहो, और अब तो तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि सर सही बोल रहे हो, इसके ऊपर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नीट में, क्योंकि पर तो ऑलरेडी पूछा है ना, इंटरप्लेनेटरी डस्ट वाला पूछ दिया है, इससे पहले ये कन्वेयर बेल्ट वाले न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार वो पानी वाला पूछ सकता है, इस बार लेंथ चेंज कराने वाला पूछ सकता है। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वैराइटीज ऑफ द न्यूमेरिकल, जिससे कि तुम्हारा 180 मार्क्स श्योर हो पाए। मेरा टारगेट है कि तुम्हारा 180 मार्क्स जो फिजिक्स का है वो हर हालत में आए, और ये गारंटी है मेरा, जो बच्चा मुझे फर्स्ट डे से लास्ट तक फॉलो करता हुआ चला जाएगा, ये कभी दिखेगा ही नहीं, जो बहुत प्यार से मल्टीपल तरीके से तुम आया हो। तो तुम जेई मेन का भी एग्जाम 100% यहां से क्रैक करोगे, और नीट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंटली पर बने रहना है। और मेरे लिए भी ये एक चैलेंज है, मैं कंसिस्टेंटली तुम्हारे लिए लेक्चर प्रोवाइड करता जाऊंगा जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा। तो मैं भी जान लगा रहा हूँ, आप भी जान लगाइए, और आप लोगों का बहुत सारा प्यार है, हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं आप लोगों की, असल लेक्चर में डिले होता है, बट लेक्चर जरूर आएगा, कोर्स जरूर कंप्लीट होगा, और बिल्कुल टाइम से बहुत पहले होगा, जिससे हम बहुत बार रिवीजन कर पाए। तो मैं गारंटी 180 मार्क्स कर दिया हूँ आप लोगों को, और वो हम बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा बैच है, नया बैच, वो एकदम इंडिया का एक ऐसा बैच होगा जो बिल्कुल सिलेक्शन वाला बैच होगा, जहाँ लाइन से इसमें हम करेंगे, और धीरे धीरे केमिस्ट्री भी आएगा, बॉटनी भी आएगा, और आप लोगों का प्यार बना तो खूब सारा काम कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस बार 180 हर हालत में करना है आपको में, और 100% फिजिक्स चीज में, तो आपको एक्स्ट्रा चीज भी मिल जाएगा अपने हाथ में। आइए अब पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। कुछ क्वेश्चंस और भी ऊपर हैं, तो जरा सा देख लें, चलो देख ही लेते हैं, फिर छूट जाता है तो छूट जाता है। पढ़ो, एनसीईआरटी का कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने निकाला है, इसको कवर अप करते हैं, मैं क्या होगा। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, फोर्स यानी कि जीरो है, तो बॉडी जो होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा या रेस्ट पे होगा, यही बताया था मैंने। पढ़ लेते हैं। बोला एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सही लाइन है यार,
अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, गलत बात है। सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पगला गए हो क्या? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ, नो, इलिप्टिकल पाथ में भी वो जो फोकस होता है ना, जहां पे सन होता है जैसे प्लैनेटरी मोशन में, ये फोकस पे लग रहा होता है फोर्स हर एक इंस्टेंट पे, ऐसे फोकस पे लग रहा होता है फोर्स इस डायरेक्शन में, तभी इलिप्टिकल पाथ में होता है। नो, इन तीनों के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से करने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। जब भी फोर्स दिमाग में आए, फोर्स जीरो, इसका दो मतलब है, हमेशा याद रखना। फोर्स जीरो का मतलब चीजें रुका हुआ नहीं होता, इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा रुका हुआ नहीं होगा, उसके ऊपर फोर्स जीरो होगा। बट फोर्स जीरो से एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन का दो मतलब है, या तो बॉडी अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा या रुका रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर ये फोर्स जीरो है तो इसका दो मतलब है, इससे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, और इसका दो मतलब है या तो कोई बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। मैं बार बार वर्ड वेलोसिटी कर रहा हूं, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का, या बॉडी एट रेस्ट होगा। तो फोर्स जीरो का दो मतलब है, ये हमेशा ध्यान रखना। फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं होगा कि बॉडी रुका रहेगा, ठीक? तो ये बात बहुत बढ़िया समझ में आया यहाँ से थ्योरी। चलो अगला, है ना, बॉडी इज स्टेशनरी, फिर से वही बात है, स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो। बोल रहा है देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, हट, पगला गया। कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट भी तो फोर्स लगाता है, दूर रख के ही फोर्स लगा देता है। तो फोर्स एक्चुअल में दो टाइप का होता है, एक फील्ड फोर्स और एक कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां से बात को समझना, ये क्या लिखा है। फोर्स का पार्ट एक्चुअल में दो है, कौन कौन सा? फोर्स के दो पार्ट हैं, जल्दी से समझना इस क्वेश्चन बन के आगे। फोर्स दो तरीके का है हमारे लिए, कौन कौन सा सर? एक है फील्ड फोर्स और एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। एक है फील्ड फोर्स, दूसरा क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स है ये दो तरीके से है, एक है हमारे पास फील्ड फोर्स और एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जितने भी हैं इस दुनिया में, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसका क्या मतलब है सर? बताता हूं, रुको। और दूसरा क्या है? फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या है? चलिए, कोई कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने इन्फ्लुएंस को बिना किसी कॉन्टैक्ट के पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो चार्ज के बीच में होता है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। अब तुम बीच में देख रहे हो तो कि क्या इसके ऊपर काम कर रहा है? नहीं, लेकिन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को छोड़ दिया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के लिए चलते भाग जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फील्ड। मैग्नेट क्या है? फील्ड फोर्स का एग्जांपल। मासेस है, अब मास को कांटेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, न्यूटन ने यही बताया, है कि नहीं? तो ये जितने भी फोर्सेस हैं, फील्ड फोर्स है, जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस हैं, वो हमने बाइफरकेट कर दिया। फील्ड फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? इसके लिए नो कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, पहले ये समझ, नो कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, नो कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, कांटेक्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं है फील्ड। एग्जांपल कौन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है? फील्ड फोर्स है। दूसरा देखो, मैग्नेटिक फोर्स, ये कैसा है? मैग्नेटिक फोर्स, ये कैसा है? फील्ड फोर्स है। देख रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसा है? ये सब, ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? सारे फील्ड एग्जांपल है, कोई कांटेक्ट की आवश्यकता, लेकिन देयर आर सम फोर्स यहाँ पे कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये फोर्सेस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कांटेक्ट वाला चीज का होना क्यों आवश्यक है, वो समझा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल कोट करता हूं मैं पहले, और वो है, मान लो एग्जांपल मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो कोई दूसरा कांटेक्ट फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ये कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द
horizontal component of a contact force is called friction force and perpendicular component of the contact force is called normal reaction. अब ये दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये जो क्या। अब आगे पहले समझते हैं ये जो लिखा है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसीलिए आ रहा हूं मैं वहां पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो स्प्रिंग फोर्स है, ये कैसे है, दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूँ डिटेल में, देखना। अगर मान लो कि मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ओके सर, सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सर मान लिया, चलिए ये रहा ऑब्जेक्ट, बात नहीं है। और यहाँ पे कोई भी एक सरफेस है, मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर इसे रखा, तो होता क्या है कि इसके ऊपर दो चीज लग रहा होगा। अगर मैं कोई फोर्स से इसको खींचना शुरू कर दिया, सपोज करो एफ फोर्स से खींच, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा पीछे, फ्रिक्शन फोर्स, और ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इन दोनों के रिजल्टेंट को ही दुनिया बोलती है कांटेक्ट फोर्स, जिसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही होता है ये फ्रिक्शन फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तब लगेगा जब ये सरफेस इसके कांटेक्ट में है। अगर किसी ने इसको हटा दिया, खाली कर दिया, मान लो हवा में रख दिया किसी, तब कांटेक्ट फोर्स लग रहा है भैया। कांटेक्ट के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। अब जब कांटेक्ट होता है बॉडी, तो होता क्या है जरा वो देखो। इसका जो स्ट्रक्चर्ड है, ये जो सरफेस होगा, इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, एक्चुअल में वो इस तरीके का मॉलिकुलर लेवल पे होता है। और इसका भी जैसे तुम देखते हो ना, कोई भी सरफेस इतना स्मूथ है, वो मॉलिकुलर लेवल पे इतना स्मूथ नहीं होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये ऐसे दिख रहा है स्मूथ, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखो तो ये उबड़ा खबड़ा ऐसा दिखेगा, जैसा फोटो बनाया नीचे मैंने, आया समझ में। क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे को अटैच करके रखता है। ये जो सरफेस है, ओहो भाई साहब, इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है क्या। यस, ये सीधा जो दिख रहा है वो सीधा नहीं होता है, वो ऐसा होता है। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, इसका मॉलिक्यूल इसका 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 सारा। और ये जो इंटरेक्शन है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इस तरीके से अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन डेवलप, ही कांटेक्ट फोर्सेस है, वो टच कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप एंड साइज है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, वो इंटरैक्ट करने लगता है दूसरे मॉलिक्यूल की, और वहां से एक फोर्सेस जनरेट होता है। दैट फोर्स द कांटेक्ट फोर्स, एंड ऑल कांटेक्ट फोर्स। क्या फील आया तुम्हें, मैंने ये वर्ड क्यों किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज जब भी कांटेक्ट होगा तो ये चीज होगा। सिमिलरली फॉर द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में भी जब मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों इन दोनों के अंदर एक इलास्टिक बिहेवियर होता है, जिसके चलते एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक डेवलप कर देता है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, they have two different kind of force, one is called contact force and another is called field। फील्ड फोर्स का भी एग्जांपल हमने दे दिया, और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल भी दे दिया, हमने देखा। और कांटेक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रिक, these are नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, और ये सारे टेंशन फोर्स। रस्सी का टेंशन फोर्स, ये रस्सी है मान लो, इसके अंदर एक ब्लॉक लगा दिया तो इसके अंदर भी क्या होगा, टेंशन। ये भी कांटेक्ट है तभी लगेगा, काट दोगे तो थोड़ी लगेगा टेंशन यार। तो ये जो होगा टेंशन फोर्स, दीज आर क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। इसको अपन सेपरेट नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, जिसमें कि ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, और खूब सारे चीज पढ़ेंगे। तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, नॉर्मल को, स्प्रिंग को, टेंशन को। टेंशन तो अलग ही चलेगा पूरा 3-4। द पॉइंट इज, ये वर्ड के ऊपर सर आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया क्या, यस ये बताना जरूरी है ना बच्चों को यार, ठीक है ना। बॉडी इज स्टेशनरी, फोर्स, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सही बात है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, जरूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स से भी बॉडी स्टेशनरी में हो सकता है, और जो कॉन्टैक्ट में नहीं है उससे भी हो सकता है। तो ये सही चीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर, सबको बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन हर एक दूसरे को कर रहा होगा क्या, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल बैलेंस होगा। तो बॉडी इज इन वैक्यूम, नॉट नेसेसरी बॉडी वैक्यूम में हो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। सब मिलके अगर एफ नेट जीरो होगा तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है।
इंपॉर्टेंट है कि एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड सब जीरो होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये सही है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, लेकिन इससे भी बढ़िया ये लाइन है क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर, ये भी बढ़िया नहीं है यार। तो बढ़िया ये भी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस जो होगा वो बैलेंसेस ईच अदर का मतलब हो गया कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है नहीं, हो सकता है 5 मिल के एक को बैलेंस कर रहा हो, ये भी हो जाता है समटाइम्स। तो एक्चुअल में हम यहाँ से बॉडी अगर स्टेशनरी है, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यही ज्यादा सही लग रहा है। अगर फोर्स एक्ट करेगा तो सब मिल का जीरो होगा। तो बॉडी इज वैक्यूम, ये भी बढ़िया नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, ये भी जरूरी नहीं है, हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर, ये भी बढ़िया नहीं है। सब में सबसे बढ़िया अभी तक यही है कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, या फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, ये हमने समझ सीखा। तो ये जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे 7-8 क्वेश्चन आया हुआ है, बॉटनी जूलॉजी लाइन से आता है, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ये सब समझ में आना चाहिए, इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। आज हमने काफी बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब किया है, बिल्ड किया है तुम्हारे लिए, और अब हम आ गए हैं न्यू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत जबरदस्त चीज है थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। जानते हो थर्ड लॉ में बड़ा अच्छे तरीके से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये सब जानते हो। देखो ध्यान से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बचपन से रट्टा मार के रखा, बचपन से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग 3 क्लास में पढ़ते हैं इंडिया में, तुरंत से न्यूटन थर्ड लॉ याद करने लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं तुमसे, सपोज करो एक ब्लॉक है, सपोज करो एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक को मैंने एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है। मैं अगर एक क्वेश्चन रेज करता हूँ, सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक को मैंने हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे है, कैसा है ये, इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे है ये, इसके ऊपर एक यहाँ से ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। इस ब्लॉक का मास m है तो धरती माता का mg नीचे लग रहा होगा। अगर ये रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है, ये जो नॉर्मल है और ये mg है दोनों बराबर होगा, बहुत अच्छा। ये नॉर्मल जो है और ये mg जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। अब जब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ ये जो सिचुएशन मैंने रेज किया है इसमें कौन सा फोर्स एक्शन है, कौन सा फोर्स रिएक्शन है, या इनमें से कोई नहीं है, ये दोनों एक रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट किया या नहीं किया, तब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर ही अलग अलग होने लगा। जरा तुम लोग थोड़ा सा आंसर बताओ, क्लियर हो क्वेश्चन। मैं पूछा बताओ कोई एक ब्लॉक है, एक टेबल पे रखा हुआ है, पर दो फोर्स लग रहे हैं, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो इसमें कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, और अगर अगर नहीं हो रहा है इसका एक्शन रिएक्शन कहाँ है, वो मेरा क्वेश्चन है। जरा कमेंट में बॉक्स में जरा सा बताना तो इस क्वेश्चन का आंसर। और देखना इन लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल और ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट कर रहा है, तो पहला गलत लाइन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर, जबकि तुम में से 90% ऑफ स्टूडेंट है ये नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर रहा है, ये दोनों एक्शन। तुम लोग बस ये रट्टा मार के रखते हो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये अपोजिट है, इसके बारे में और डिटेल ध्यान में नहीं, में एक्शन और रिएक्शन का एक डिस्क्रिप्टिव चीज चाहिए होता है। रियल में ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन एक्ट ही नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ये अलग है, ये टेबल का सरफेस अलग है, हमारे लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट। क्या मतलब सर इसका, जैसे ये है हमारे लिए, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, और ये जो है ये वाला चीज ये मेरे लिए अलग ऑब्जेक्ट है, बोथ आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये एक्शन रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगता ही नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट बात। एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सबसे पहले ये समझो। अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक है बात है सर।
तो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करेगा। यस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है एक्शन रिएक्शन के लिए, इट हैज सेम मैग्नीट्यूड, इट हैज सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एंड तीसरा, द नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन, नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन मस्ट बी सेम। इसको समझो आप, नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी सेम। ओके, इसको समझो। अगर ये एक ऐसा फोर्स है जिसका नाम नॉर्मल है, तो ये जो है ये अगर नॉर्मल खाया अपने ऊपर, तो किसने खिलाया नॉर्मल इसे? सरफेस। ये नॉर्मल का जो रिएक्शन होगा वो इस सरफेस पे लगेगा और वो नॉर्मल के ही फॉर्म में लगेगा, इतना ही लगेगा, इसी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन अपोजिट। तो ये इसके ऊपर लगाया नॉर्मल, तो ये लगाएगा अब इसके ऊपर नॉर्मल। अच्छा भाई साहब, ये है एक्शन रिएक्शन। नेचर सेम है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सब कुछ मैच किया। तो क्वेश्चन है सर, ये एमजी का क्या हालत है? तुम मुझे बताओ, एमजी लगाया किसने था भैया? तो एमजी धरती माता ने लगाया। तो धरती माता के ऊपर तुम लगाओ, ये एमजी किसने लगाया? धरती माता ने लगाया सर। तो धरती माता के ऊपर इसका रिएक्शन होगा, कितना ही होगा, अपोजिट होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, इतना ही होगा। और जिसने ये फोर्स लगाया उसके ऊपर लगेगा, बिकॉज एक्ट्स ऑन टू। ये जो है mg, इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो धरती माता के सेंटर पे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एंड तो तुम रट्टा मार के बैठे रहते हो नॉर्मल mg एक्शन रिएक्शन होता है, नो नो, एक्शन रिएक्शन एक्शन डिफरेंट बॉडीज ने एक ही बॉडीज के ऊपर नॉर्मल भी लगाया और mg भी लगाया, दोनों का नेचर डिफरेंट था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों को अलग अलग चीजों ने लगाया, दोनों कैसे हो सकता है एक्शन रिएक्शन? बच्चों को एक्शन रिएक्शन का ज्ञान ही नहीं होता, जो ज्ञान हमने डेवलप किया है। एक्शन रिएक्शन एक्शन डिफरेंट बॉडी कैन सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, नेचर ऑफ द एक्शन रिएक्शन मस्ट बी सेम। अब इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करेंगे और मजा ले लेंगे क्लास में। ओपन है नया बैच में। अगर आप लोगों को ये बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर लग रहा है तो आप लोग इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिनको आवश्यक। बच्चों के पास नहीं होता 3,000 4,000 5,000 रुपया जो वो लेक्चर पूरा साल का खरीद पाए, और ये तो ऑनलाइन है जो इतना अफोर्डेबल बनाया है, ऑफलाइन में तो लाखों लगे। और मैं इस बात को एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ, किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो बेस्ट कंटेंट है उससे भी बेस्ट कम टाइम में हम गाइड करेंगे बच्चों को, और खूब सारा प्रैक्टिस टेस्ट के साथ मिलेंगे एक और मस्त वाले सेशन। मजेदार है तो आप लोग जरूर शेयर किया कीजिए, अपन ऑल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कवर करें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।